गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत इतिहास विषय पर पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, PYQ सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें हम लोग वर्ष 2010 के प्रश्नों पर 2 क्लास के माध्यम से 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है शेष बचे हुए 41 से 63 तक के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले एक परंपरागत अनुरोध और सुझाव कि आप सब लोग जो है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको इतिहास और सिविक्स विषय की बेहतर जानकारी हो जाए और भविष्य में जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में निश्चित तौर पर सफल हों। तो चलिए हम लोग आज जो है वर्ष 2010 के जो प्रश्न हैं उसके हल पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 41 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 41 है, कौन गुप्त शासक नहीं था? विकल्प 1 रामगुप्त, 2 समुद्रगुप्त, 3 चंद्रगुप्त, 4 देवगुप्त। बताइए इसमें से गुप्त शासक कौन नहीं था? तो देखिए गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने 275 से 300 ईस्वी तक। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच शासक थे। ये थे 300 से 319 ईस्वी तक। घटोत्कच के बाद थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 से 335 ईस्वी तक शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। समुद्रगुप्त शासक थे। ये थे 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहते हैं। इनका शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी। अब समझिए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में भी एक गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है। ये गुप्त शासक हैं, कौन है गुप्त शासक है? ये हैं रामगुप्त, जिसका विवरण हमको मिलता है, जिसके बारे में मिलता है देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से। किस नाटक से? देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से मिलता है। एक इसकी रचना है विशाख दत्त की। इसमें है बताया जाता है कि रामगुप्त का जब शासन था तो शकों ने जो है आक्रमण किया था और मैत्री के लिए रामगुप्त की पत्नी ध्रुवसामनी की मांग की थी, और चंद्रगुप्त उसके छोटे भाई रामगुप्त के ध्रुवसामनी के वेश में जा करके शक शिविर में पहुंच करके शकराज की हत्या कर दी थी। ये उल्लेख देवी चंद्रगुप्त में मिलता है। बाद में चंद्रगुप्त ने शादी कर ली ध्रुवसामनी से और रामगुप्त की हत्या करके राजा बन गए। ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसका मतलब ये हो गया कि रामगुप्त गुप्त शासक हैं, समुद्रगुप्त गुप्त शासक हैं, चंद्रगुप्त गुप्त शासक हैं, देवगुप्त एक गुप्त शासक नहीं है। पूछ रहा ना, नहीं था ना, तो देवगुप्त। फिर देवगुप्त थे कौन? समझिए गुप्तोत्तर काल में मगध और मालवा में, कहां पर? मगध और मालवा में एक नया वंश आया था जिसे परवर्ती गुप्त वंश या उत्तर गुप्त वंश कहते हैं।
उत्तर गुप्त वंश कहते हैं। इसकी स्थापना, इसका इस वाले गुप्त से वंश से कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हैं। और ये जो परवर्ती गुप्त था, इसके संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कृष्णगुप्त थे। और उसी के अंतर्गत एक शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त का वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा। देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने मिल करके कन्नौज के तत्कालीन शासक ग्रहवर्मा पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा जो है उस समय जो थानेश्वर के शासक थे हर्षवर्धन, उनके बहनोई थे, उनकी बहन राजश्री से उनकी शादी हुई थी। राजश्री को जंगल में, राजश्री को जो है उन्होंने क्या किया, कन्नौज के बंदी गृह में डाल दिया था, बाद में वो जंगल में भाग गई थी। तो अब एक क्लियर हुआ कि एक देवगुप्त जो है वो किससे संबंधित है? उत्तर गुप्त वंश से संबंधित है। और रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ये सब पराक्रमी गुप्त वंश के शासक रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे चलें। अश्वघोष का संबंध था वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से। तो अश्वघोष का संबंध था कुषाण। कुषाण शासक थे कनिष्क। क्या नाम था कुषाण शासक का? कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क के बारे में फेमस है, उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था ना। ये आपका प्रश्न बनता है परीक्षाओं में, तो इसलिए इसको समझ लीजिए। कनिष्क के जो है राज कवि कौन थे? अश्वघोष थे। साथ में राज कवि के होने के साथ में नाटककार थे, संगीतकार थे, समझ रहे हैं, और उच्च कोटि के लेखक थे। इनकी तुलना, अश्वघोष की तुलना किससे की जाती है? मिल्टन, गेटे, मिल्टन से की जाती है, गेटे से की जाती है, वाल्टेयर से की जाती है, कांट से की जाती है, क्योंकि ये संगीतकार के साथ साथ दार्शनिक भी थे, समझ रहे हैं। इनकी तुलना की जाती है। हमें, आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसमें से चौथी जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी ना। और इस जो बौद्ध संगीति था, इसका अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र थे। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष थे। 3 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 काव्य हैं और एक नाटक है। जो दोनों काव्य है, एक बुद्ध चरित्र है, दूसरा सौंदरानंद है, तीसरा जो नाटक है उनका वो सारपुत्र प्रकरण है। अभी आगे एक प्रश्न आएगा, उसमें देख लेंगे। अब ये समझ में आ गया अश्वघोष का संबंध किससे था। और बेहतर जानना है कि कुषाण के समय में और कौन कौन से विद्वान थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के टीजीटी प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ष 2009 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 47 पर जाइए। आपको स्पष्ट और क्लियर जानकारी मिलेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं। रामायण लिखी, विकल्प है वाल्मीकि ने, दूसरा वेद व्यास ने, तीसरा मनु ने, चौथा कौटिल्य ने। यही प्रश्न देखिए टीजीटी परीक्षा 2009 के क्वेश्चन नंबर 59 में भी पूछा गया था, और सबका उत्तर आपको पता है। इसमें विकल्प 1 वाल्मीकि सही है। आइए, क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? विकल्प 1 है केवल भूभाग, 2 था व्यापार और भूभाग, 3 भूभाग नहीं व्यापार, चौथा इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग समझते हैं। 1599 में, कितना, 1599 में
लंदन में, कहां पर? लंदन में 217 सौदागरों का समूह था। इस समूह को कहते हैं मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स। जो समूह था सौदागरों का उसको कहते हैं मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स कहते हैं। इन्होंने जो है जॉन मेयर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जॉन मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी बनाई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। 1833 में, जब तक उसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था, उससे पहले यही नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। इसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक चार्टर दिया 15 वर्षों के लिए, और उस चार्टर के माध्यम से भारत सहित पूरब के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। क्या करने के लिए? व्यापार, केवल व्यापार करना था, भूभाग प्राप्त नहीं करना था। इसलिए जो प्रश्न है कि आरंभिक नारा क्या था? आरंभिक नारा क्या था? व्यापार था, भूभाग नहीं था। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। समझ में आया? कोई समस्या हो तो बताइए। आगे चलें। प्रश्न है 49, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नंबर 1 है कृष्ण प्रथम, नंबर 2 है दंतिदुर्ग, नंबर 3 है गोविंद थर्ड, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट की बात हो रही है, तो राष्ट्रकूट जो है साम्राज्य का संस्थापक थे, विकल्प नंबर 2 है जो दंतिदुर्ग। इन्होंने 752 ईस्वी में जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की, वंश की स्थापना की। समझ रहे हैं? और इन्होंने जो है एक यज्ञ किया था जो परीक्षा में पूछा जाता है, हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ। और इस यज्ञ में द्वारपाल का कार्य प्रतिहार राजा ने किया था। समझ गए? अब है क्या कि राष्ट्रकूटों से परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। हमारा तो उत्तर मिल गया, संस्थापक कौन थे, हाँ, लेकिन हमें करना क्या है कि राष्ट्रकूटों के बारे में समझें। एक बार पूछा था कविराज मार्ग किसने लिखा है, आदि पुराण के जो है रचयिता किसके दरबार में थे। तो आइए एक बार जो है हम लोग सरसरी निगाह में तेजी से राष्ट्रकूट वंश के संपूर्ण जो सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं, नरेश हुए हैं, उनके बारे में देख लें। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतिदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य से मतलब 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेत बनाई। ठीक है। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दंतिदुर्ग के बाद उनका चाचा
कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। उसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्णतया नष्ट कर दिया, क्योंकि चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन से ही इन्होंने मुक्ति प्राप्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कृष्ण प्रथम ने बेंगी के चालुक्यों तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। कृष्ण प्रथम की बात कर रहे हैं। विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के कैलाश मंदिर, जो एक गुहा मंदिर है, का निर्माण कराया। इस पर आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं? परीक्षा में बार बार पूछा गया, एलोरा के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया? तो कौन बनवाया है? कृष्ण प्रथम ने। इसको याद रखिए, कृष्ण फर्स्ट को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछा जाता रहता है। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी उनका ज्येष्ठ पुत्र हुआ गोविंद द्वितीय 773 से 778, परंतु उसके विलासी होने के कारण अपने छोटे भाई ध्रुव, जिसे ध्रुव धारावर्ष कहते हैं, 780-793 द्वारा पदच्युत कर दिया गया। गोविंद द्वितीय को पदच्युत करके ध्रुव धारावर्ष ने सत्ता ग्रहण की, समझ रहे हैं? फिर ध्रुव धारावर्ष ने अपने भाई के समर्थकों गंगवाड़ी के गंगवंशी राजा शिवकुमार द्वितीय, पल्लव राजा दंतिवर्मा, बेंगी का चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ आदि को पराजित किया। ध्रुव ने गंगवाड़ी को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा पल्लवों की सीमा से टकराने लगी। पल्लव नरेश दंतिवर्मन ने ध्रुव को हाथियों का उपहार भेंट किया। इसका मतलब पल्लव नरेश ने सरेंडर किया था, उपहार में हाथियां दी थी। ध्रुव धारावर्ष दक्षिण का प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिकोणात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर पाल और प्रतिहार के मध्य जो संघर्ष था, उसमें जब राष्ट्रकूट सम्मिलित हो गए तो इसी संघर्ष को कहा गया त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया। तो पहला शासक था, अगर प्रश्न पूछे कि दक्षिण का पहला शासक कौन था जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में सम्मिलित हुआ था, तो वह था ध्रुव धारावर्ष। प्रतिहार नरेश वत्सराज तथा पाल शासक धर्मपाल को इसने पराजित किया था ना। उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित करवाया। दक्षिण में गंगा यमुना है नहीं, उत्तर में है ना, लेकिन इसने दक्षिण जो उत्तर का अभियान किया त्रिकोणात्मक संघर्ष के माध्यम से, तब इसने जो अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना को उत्कीर्ण करवाया था। ध्रुव ने अपने तीसरे तथा योग पुत्र गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। संजन तामपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया, मालवा, कोसल, कलिंग, वंग, डाहल, प्रक को जीता। बहुत महत्वपूर्ण शासक। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया गया। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेना नायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। इससे पहले अभी 2009 में प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी या सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो यही उत्तर था, गोविंद तृतीय था ना। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। प्रतिहार शासक से उसने मालवा छीनकर अपने एक अधिकारी परमार वंश के उपेंद्र को सुपुर्द कर दिया था। गोविंद का अल्पवयस्क पुत्र अमोघ वर्ष 814 से 876 में शासक बना, लेकिन गुजरात के प्रांतपति कर्क के संरक्षण में उसने काम शुरू किया। अल्पवयस्क था। सिरूर ताम्रपत्र लेख के अनुसार अंग, बंग, मगध, मालवा
तथा बेंगी के शासकों ने उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। अमोघ वर्ष का जो मूल नाम था शर्व था। अमोघ वर्ष का मूल नाम क्या था? शर्व था। अमोघ वर्ष उसकी क्या थी? उपाधि थी। उसकी अन्य उपाधियां थी वीर नारायण। क्या थी? वीर नारायण। और क्या थी? अतिशय धवल। अतिशय धवल। प्रभुत्व वर्ष, रठ मार्तंड आदि उपाधियां थी। अमोघ वर्ष विद्या एवं कला का उदार संरक्षक था। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कविराज मार्ग किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने लिखा है। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। इसको आपको याद रखना होगा। उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया। इसमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख थे। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आदि पुराण के लेखक कौन थे? जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? महावीराचार्य। इसको याद करना है आप लोगों को, समझ रहे हैं? संजन ताम्रपत्र लेख विद्या एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त शासक सहसांक, सहसांक किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ना, जिसके यहाँ नवरत्न होते थे, निवास करते थे, ने भी महान बताया। संजन ताम्रपत्र कहता है कि अमोघ वर्ष जो है गुप्त शासक सहसांक अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान था। लेख के अनुसार वह विद्यादान तथा पुरस्कार देने में चंद्रगुप्त द्वितीय से बढ़कर था तथा चंद्रगुप्त के चारित्रिक दोष भी उसमें नहीं थे। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। पूछता है प्रश्न, अमोघ वर्ष ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म। इसके बावजूद हिंदी देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। एक बार हुआ क्या था, वह महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। यह भी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है कि किसने जो है अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। संजन ताम्रपत्र लेख से पता चलता है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। उसकी तुलना शिव, दधीची जैसे पौराणिक पात्रों से की जाती है। समझ गए कितना महान था, कितने उसकी महत्वपूर्ण तुलना होती है। उसने मान्यखेत नामक नया नगर बसाया, अपनी राजधानी बनाई। अमोघ वर्ष का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था कृष्ण द्वितीय, 878 से 914 तक। इस समय राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हुई। फिर कृष्ण द्वितीय का उत्तराधिकारी आया इंद्र तृतीय, 914 से 922 ईस्वी, ने पुनः राष्ट्रकूट शक्ति को सुदृढ़ किया। यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत की राजधानी कन्नौज पर 1916 ईस्वी में प्रतिहार नरेश महिपाल को परास्त कर कुछ समय तक अधिकार किया था। 1 साल तक करीब अधिकार किया था कन्नौज पर उसने। और शासक तो जाते थे दक्षिण से, पराजित किए वापस चले आते थे, लेकिन इसने 1 साल तक जो है वहां पर अधिकार किया। इंद्र तृतीय ने बिरजापुर के युद्ध में बेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य चतुर्थ को मार डाला और बेंगी पर लगभग 7 वर्षों तक अधिकार बना रहा। इंद्र तृतीय के समय भारत आए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्भराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। प्रश्न पूछा है अल मसूदी किसके समय आया था? अल मसूदी ने किसको बलहारा कहा था या बल्भराज कहा था? किसको तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था? सबका उत्तर क्या है आपका? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। आपको क्या लगाना है? इंद्र तृतीय। याद रहे, इतनी बार बोलिए इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय। समझ रहे हैं? इसके बाद प्रभावशाली शासक हुए कृष्ण तृतीय, 939 से 967 ईस्वी तक। उसने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। पूछेगा अकाल वर्ष किसकी उपाधि थी? कृष्ण तृतीय की। सबसे पहले उसने चोलों के विरुद्ध अभियान किया। उसने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया 949 ईस्वी में।
तक्कोलम के युद्ध में चोल युवराज राजादित्य मारा गया। उसने चोल राज्य के दक्षिणी भाग को हस्तगत किया। उसकी सेनाएं रामेश्वर तक पहुंच गई। वहां उसने एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण कराया। तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में जो हुआ था, एक बार प्रश्न पूछा है तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। आपके इसी टीजीटी परीक्षा में पूछा है किसके किसके बीच में हुआ है। तो यह हुआ राष्ट्रकूटों के बीच में और चोलों के बीच में। राष्ट्रकूटों की ओर से कौन था? कृष्ण तृतीय थे। चोलों की ओर से कौन था? परांतक प्रथम शासक था। उसका पुत्र युवराज राज्यादित्य था, जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था। कहोद अभिलेख के अनुसार उसने चोलों के अतिरिक्त पांड्य, केरल, लंका के शासकों को भी पराजित किया। कांची और तंजौर की विजय के उपलक्ष्य में कांचीयुम तंजयम कोंड, इसको ध्यान रखिए, कांचीयुम तंजयम कोंड क्या है? कांचीयुम तंजयम कोंड। ये प्रश्न बना है कि कांचीयुम तंजयम कोंड की उपाधि किसने धारण की? उत्तर क्या होगा? ये है आपका मिला उत्तर। उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा के कवि थे, पोन्न निवास करते थे। समझ रहे हैं? पोन्न के बारे में पूछेगा। कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत में चंदेलों को पराजित कर कलिंजर और चित्रकूट के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। मालवा के परमार शासक सियक को परास्त कर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। आप समझिए, बेंगी की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। उसकी राजसभा में कृष्ण तृतीय के कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न निवास करता था, जिसने शांति पुराण लिखा है। याद रखिएगा, शांति पुराण। ये पूछेगा कि शांति पुराण की रचना किसने की है? पुराण। तो बताना है पोन्न ने। पोर्ण किसके दरबार में थे? बताना है कृष्ण तृतीय के दरबार में थे। कृष्ण तृतीय का कोई पुत्र नहीं था, ऐसे में उसके भाई खोडिक शासक बना, परंतु वह एक निर्बल शासक था। इस समय परमार शासक सियक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया, मान्य खेत को खूब लूटा। किसने? परमार शासक सियक ने। खोडिक के बाद कर्क द्वितीय राजा बना। इस समय सामंतों ने विद्रोह कर दिया। तरदवाड़ी का सामंत तैलब द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय पर आक्रमण कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यहीं से कल्याणी के चालुक्यों के राज्य के वंश की स्थापना होती है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? यही से आपको उत्तर मिलेगा, तैलप द्वितीय ने की। और किसको हटाकर की? राष्ट्रकूटों को हटाकर की। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हटाया था ना, और फिर जो है राष्ट्रकूट को हटाकर कल्याणी के, बेंगी के चालुक्य के स्थान पर कल्याणी के चालुक्यों का हो गया। आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? नंबर 1 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नंबर 2 केशव चंद्र सेन, विकल्प नंबर 3 बेंटिंक, विकल्प नंबर 4 राजा राम मोहन राय। तो बताइए ब्रह्म समाज। देखिए 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। किसकी? ब्रह्म सभा की। इसी को कहते हैं ब्रह्म समाज। बाद में इसी को कहा गया ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना करवाई थी राजा राम मोहन राय ने, इसलिए विकल्प 4 सही है। ब्रह्म समाज को कहा जाता था अद्वैतवादी हिंदुओं का संगठन। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था, इसको एक कहा जाता था कि ये अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था है। जबकि ब्रह्म समाज ये करना क्या चाह रहा था? हिंदू धर्म में सुधार करना चाह रहा था। सुधार क्या करना चाह रहा था? उसमें जो रूढ़ियां हैं, जो कुरीतियां हैं, विश्वास है, इसको समाप्त करके ये नवीन हिंदू धर्म बनाना चाहते थे। और ये जो ब्रह्म समाज है, ये
मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, आडंबरवाद, पुरोहितवाद। समझ गए? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, आडंबरवाद, पुरोहितवाद, इन सब का विरोध करता है। समझ रहे हैं? ये क्या करता है? इन सब का विरोध करता है। और यह जो है क्या स्वीकार करता है? एक ईश्वर को स्वीकार करता है। एक ईश्वर, एकेश्वरवाद को मानता है। दूसरा, आत्मा की अमरता में, आत्मा की अमरता में पूर्ण विश्वास करता है। समझ गए? तो ब्रह्म समाज के बारे में 1828 में स्थापित हुआ, पहले ब्रह्म सभा के नाम से, फिर ब्रह्म समाज, फिर इसके सिद्धांत क्या रहे हैं आपने समझा, विकल्प भी समझा, चौथा सही है। अब क्या करना है आपको? राजा राममोहन राय के संबंध में A to Z जानकारी प्राप्त करना है। तो जाना कहाँ है? गैमेट स्टडी सेंटर के TGT प्लेलिस्ट पर वर्ष 2009 के जो दूसरी क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। आपको संपूर्ण जानकारी पॉइंट टू पॉइंट प्राप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? विकल्प 1 है कपिल वस्तु में, 2 है लुम्बिनी में, 3 है सारनाथ में, 4 है इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? इनका हुआ था कपिल वस्तु के पास, नेपाल की तराई में, लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता जो है शाक्य क्षत्रिय थे। एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। एक बार प्रश्न पूछा गया है आपके TGT और PGT दोनों में कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है ना। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? महामाया था ना। तो इसमें देखिए 2 विकल्प है, एक कपिल वस्तु है, दूसरा लुम्बिनी है। अगर लुम्बिनी विकल्प नहीं होता तो हम कपिल वस्तु को लगा सकते थे, लेकिन लुम्बिनी के अंतर्गत, कपिल वस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी है, इसलिए हमको उत्तर क्या लगाना है? लुम्बिनी। इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। आइए देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय शुद्धोधन के यहाँ 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। अभी बात हुई। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। हो जाने से सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना, का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भतकच्छना मिलता है। यशोधरा से उनका पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जैसे प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसी तरह से महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। इन सब के बारे में जान लिए। अब अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है?
48 है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे, अश्वघोष हैं ना, इनके 2 काव्य थे, एक बुद्ध चरित्र हो गया, एक था सौंदरानंद ना, और एक नाटक है सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र में क्या है? बुद्ध का जीवन विवरण है। सौंदरानंद में क्या है? सौंदरानंद में बुद्ध के जो सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई सौंदरनंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होना बताया गया है। सारपुत्र प्रकरण जो नाटक है, इसमें सारपुत्र कैसे जो है महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं इसके बारे में बताया गया। इसमें विकल्प 2 सही है। और ये देखिए, अश्वघोष कनिष्क राजकवि था, वह एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, संगीतकार, दार्शनिक था। उसकी तुलना चर्चा हो चुकी है मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेयर से की जाती है। उसने संस्कृत भाषा में 2 महाकाव्य, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद तथा एक नाटक सारपुत्र प्रकरण की रचना की ना। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का विवरण है, सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के सन्यासी होने का वर्णन है, सारपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सारपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। यही सब बातें तो हुई थी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? 1 सोना, 2 चांदी, विकल्प 3 लोहा, विकल्प 4 तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोने का ज्ञान था? नहीं पूछ कह रहा, नहीं था। सोने का ज्ञान था, चांदी के था, तांबे का था, कांसे के था, लोहे का नहीं था, क्योंकि लोहा हम लोग उत्तर वैदिक काल से प्राप्त करते हैं, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी धातुएं थी, किस रूप में सिंधुवासी इसका उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के निवासियों को धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था, लोहा नहीं ना, लोहे का ज्ञान नहीं था। इससे वह विविध प्रकार के आभूषण एवं उपकरण बनाते थे। खुदाई में तांबे, कांसे के उपकरण अधिक मात्रा में मिले हैं। कभी पूछे कि सिंधु सभ्यता में किस धातु के उपकरण अधिक मात्रा में मिले हैं, तो बता देना है तांबे और कांसे के। इनमें घरेलू तथा कृषि उपकरण संबंधी उपकरण, बर्तन, कड़ाही, प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखतम मिली है। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव पशु मूर्तियां बनाने में भी किया गया है। मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है ना, कांसे की, 4.5 सेंटीमीटर लंबी मोहनजोदड़ो से कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वह कांसे की बनी हुई है। चांदी से न केवल आभूषण अपितु बर्तन भी बनाए जाते हैं। चांदी से आभूषण के साथ साथ में बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन सोने से किसी बर्तन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई बर्तन ऐसा नहीं मिला है जो सोने का बना हो। अब हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और हर्ष। देखिए, एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। क्या नाम उस जैन ग्रंथ का? परिशिष्ट पर्वन। और एक हरिसेन की रचना है बृहद कोश, बृहद कथा कोश। ठीक है, कोश। इससे पता चलता है कि मगध के मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ये विकल्प 2 मुझे दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन, सिंहसेन मतलब बिंदुसार, बिंदुसार के पक्ष में गद्दी को त्याग दिया। गद्दी को त्यागने के बाद जैन भिक्षु, जैन भिक्षु जिनका नाम है भद्रबाहु,
की शिष्यता ग्रहण की, और ये दोनों भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद चले गए श्रवण बेलगोला। कहाँ गए? श्रवण बेलगोला। ये वर्तमान में मैसूर के पास में है, मैसूर में है। प्रश्न पूछता है श्रवण बेलगोला कौन गए था ना, तो बताना है चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। यहीं पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और 298 ईसा पूर्व बीसी में एक जैन उपवास पद्धति होती है, उसका नाम है संलेखना। ये भी पूछा जाता है, संलेखना। संलेखना क्या है? जैन उपवास पद्धति है, उपवास पद्धति है। इसी पद्धति से इन्होंने प्राण त्याग दिया था। कब त्यागा था? 298 ईसा पूर्व में। तो अब हम लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है। और बेहतर समझना है तो आपको जाना है टीजीटी प्लेलिस्ट पर, वर्ष 2003 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 35 पे जाइए, वहाँ पर यही विवरण सांगोपांग दिया गया है, ग्रहण कर सकते हैं वहाँ जा करके। आइए क्वेश्चन नंबर है 51, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, नहीं है। कौन सी सुमेलित नहीं है? कानपुर में ए है, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। अब इससे आप देखो ऐसे कुछ नहीं दिया है, लेकिन जब आप देखोगे तो स्थान दिखेगा और कुछ शासक दिखेंगे या कुछ नेतृत्वकर्ता दिखेंगे। तो आपको 1857 के विद्रोह में जाना है, उसके नेतृत्वकर्ताओं को देखना है। तो कानपुर में किया था किसने? नाना साहब ने। ये सही है। पूछ रहा सही नहीं है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर में तात्या तोपे ने किया था। अब कह रहे हैं इलाहाबाद में, यहाँ कह रहे हैं कुंवर सिंह, ये गलत है। इलाहाबाद में जो है नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का लियाकत अली ने। और आज भी आप जो है इलाहाबाद से अलग बना जनपद जो कौशाम्बी है, वहाँ के महगांव में जाइए तो आज भी आपको इनकी मज़ार मिलेगी लियाकत अली की। तो इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली ने। इसलिए विकल्प 4 का उत्तर सही है। और कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? बिहार के जगदीशपुर में, अपनी पक्की उम्र में ना, सबसे अधिक उम्र के विद्रोही थे। अब जो है देखिए ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, हमने 4 या 5 का जान लिया। लेकिन परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है ना नेतृत्वकर्ता कौन थे, अंग्रेजों ने अंतिम रूप से कब इनको पराजित किया। तो आइए उसको एक टेबल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। 1857 विद्रोह का नेतृत्व करता, विद्रोह के केंद्र दिल्ली ना, दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, खान बख्श खान ने। अंतिम लड़ाई कब हुई थी? कब अंग्रेजों ने अंतिम रूप से कब्जा किया? 20 सितंबर 1857 में। कानपुर में नाना साहब ने शुरू किया था, बाद में तात्या तोपे भी आ गए थे। दिसंबर 1857 में यहाँ खत्म हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके जो अल्बेस पुत्र थे बिरगिस कादिर ने 31 मार्च 1858 को यहाँ पर समाप्त विद्रोह पाया। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, बाद में तात्या तोपे भी आकर इनसे मिले 17 जून 1858 में। जगदीशपुर कुंवर सिंह, अभी बात हुई थी, कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, दिसंबर 1818 में खत्म कर पाए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, 5 जून 1858 में अंग्रेजों ने सफलता पाई इस विद्रोह को समाप्त करने में। इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, यहाँ लियाकत अली ने किया था, 1858 में खत्म हुआ। बरेली खान, अब बहादुर खां, यहाँ भी अंग्रेजों ने 1858 में समाप्त किया था। इस तरह से 1857 के विद्रोह में विभिन्न स्थानों पर नेतृत्व कौन किया था उसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ गए हैं और परीक्षा में हम निश्चित तौर पर सही करेंगे। आगे है 52, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? विकल्प 1 इल्तुतमिश, विकल्प 2 बलबन, विकल्प 3 अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प 4 फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें देखिए तीसरा विकल्प है
क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जब हम राजत्व को समझते हैं तो वह 3 बिंदुओं पर आधारित था। एक थी निरंकुशता, दूसरा था धर्म और राजनीति का पृथक्करण, और तीसरा था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद के लिए क्या जरूरी है? सेना। अब सेना को अगर संगठित करना है, अधिक बढ़ाना है, अपने साम्राज्यवादी लक्ष्य को ऊपर ले जाना है, तो उसमें सुधार करना होगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किया 3 तरह का। एक क्या किया? केंद्रीय सेना का गठन किया। दूसरा क्या किया? दाग एवं चेहरा पद्धति को लागू किया। तीसरा क्या किया? नकद वेतन, सैनिकों को जागीर के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया। पहले होता क्या था कि जब सुल्तान की केंद्रीय सेना ना होकर के इक्तादारों की सेना आती थी, जिसमें सामंजस्य नहीं होता था और सुल्तान इक्तादारों पर निर्भर होता था। इन्होंने क्या किया? एक केंद्रीय सेना का गठन किया और केंद्रीय जो सैन्य विभाग होता है, दीवान ए अर्ज, उसके माध्यम से सैनिकों की भर्ती प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी ने, और पूरी जांच पड़ताल के साथ भर्ती को आगे बढ़ाया। और भर्ती उन्होंने किया क्या कि प्रत्येक दीवाने अर्ज के सामने प्रत्येक सैनिक अपने हथियार और घोड़े के साथ उपस्थित होना पड़ता था। जब सैनिक दीवाने अर्ज के सामने उपस्थित होता था, तब उसका जो है क्या किया जाता था? उसका हुलिया रूप विवरण, हुलिया और रूप विवरण और उसकी नामावली ये रखी जाती थी। जो हुलिया या रूप विवरण और नामावली दर्ज की जाती है, इसी को कहते हैं चेहरा। क्या कहते हैं इसको? चेहरा की पद्धति। इस चेहरा पद्धति से फायदा क्या है बताइए? चेहरा पद्धति से फायदा यह है, दीवाने अर्ज ने जिस सैनिक को पास किया है, जिसको लड़ने के सक्षम पाया है, युद्ध में वही जाता था। अन्यथा अपने स्थान पर किसी दूसरे को भेज सकता था जो अयोग्य हो सकता था, जिससे युद्ध जीतने में कठिनाई होती। इसके बाद घोड़ों के दागने की परंपरा शुरू की। दागने की परंपरा इसलिए शुरू की कि अगर दीवाने अर्ज ने किसी घोड़े को पास कर दिया है, उसके स्थान पर दूसरा घोड़ा ना आ जाए ना, और या उसके निम्न श्रेणी का घोड़ा ना ला दें। इससे होता क्या था कि सेना की कार्यकुशलता प्रभावित होती थी। अगर इस तरह से किया जाता है, उसके स्थान में घोड़ा ला, तो उसने कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, सामंजस्य को बढ़ाने के लिए दाग और चेहरा को लाया। और सैनिकों को पहले जागीर दी जाती थी, जागीर को समाप्त करके उनको वेतन देना प्रारंभ किया। 2 से 34 टंका वेतन देता था, और जो 1 से अधिक घोड़ा रखते थे उनको 78 टंका अतिरिक्त भत्ते के रूप में दिया जाता था। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने इस महत्वपूर्ण चीज़ों को लागू किया, जिसको हम लोग समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य संगठन में 3 परिवर्तन किए। एक अस्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया, बात हुई। भूमि अनुदानों को समाप्त कर नगद वेतन की शुरुआत की। दाग एवं चेहरा लागू किया। सैनिकों की नियुक्ति तेजी से पढ़ दे रहे हैं ना, क्योंकि चर्चा हो चुकी है। केंद्रीय सैन्य विभाग अर्थात दीवान अर्ज द्वारा कड़ी जांच और छानबीन के बाद किया जाने लगा। इससे सेना में एक रूपता, सामंजस्य और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। इसी विभाग द्वारा समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण भी किया जाता था। सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से हथियार एवं घोड़े सहित उपस्थित होना पड़ता था। प्रत्येक सैनिक का हुलिया अथवा रूप विवरण एवं नामावली तैयार की जाती थी, ताकि वह अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को युद्ध में ना भेजे। इसे ही चेहरा कहते हैं। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया, ये तो प्रश्न था,
जिससे निरीक्षण के समय किसी भी घोड़े को दोबारा प्रस्तुत न किया जा सके या उसके स्थान पर निम्न श्रेणी का घोड़ा न रखा जा सके। दाग एवं चेहरा की प्रथा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। आगे चलकर इसका उपयोग शेरशाह और अकबर द्वारा भी किया गया। शेरशाह अकबर ने भी दाग और चेहरा प्रथा को आगे बढ़ाया, अपने सेना में लागू किया। समझ गए? चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 53। चालुक्य वंश की राजधानी थी ना, चालुक्य वंश की राजधानी थी। देखिए कर्नाटक का एक जिला है बीजापुर, और इसी बीजापुर में है बादामी, जिसको वातापी भी कहते हैं। यहीं पर पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्यों, कौन? पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना हुई, और इनकी स्वतंत्रता का जो दाता था वह था पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम। इसने क्या किया? वातापी को अपनी राजधानी बनाया। समझ में आया? वातापी को राजधानी किसने बनाया? तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। विकल्प नंबर 1 इसका सही है। समझ में आया? आगे चलें। 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण पथ वर्तमान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बादामी नामक स्थान पर चालुक्यों का आधिपत्य था। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। ये पहले कदम्बों के अधीन थे। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि चालुक्य किसके अधीन थे? कदम्बों के अधीन थे। चालुक्य वंश का प्रारंभ जयसिंह से माना जाता है। उसने राष्ट्रकूटों एवं कदम्बों से संघर्ष करके अपने राज्य की स्थापना की। रणराग इस वंश का दूसरा शासक था। चालुक्य वंश की राजनीतिक स्वतंत्रता का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसने वातापी पर अधिकार कर वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और अपनी राजधानी स्थापित की। कदम्बों से स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अपनी संप्रभुता की घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया, और इसने एक उपाधि ली बल्लभेश्वर की उसने उपाधि धारण की। प्रथम के बारे में जान लें कि तुलना आयाति, दिलीप आदि पौराणिक राजाओं से की जाती हैं। महाकूट अभिलेख में इसकी तुलना विष्णु से करते हुए वृद्धों की राय मानने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा गया पुलकेशिन प्रथम को। इस वंश के अन्य प्रारंभिक शासकों में कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी, मंगलेश 597 से 610 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलवाड़ी के नलों और कोंकण प्रदेश के मौर्यों को पराजित किया। एक बार पूछा था दक्षिण में मौर्यों का शासक कहाँ था? विकल्प में था कोंकण प्रदेश, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कदम्बों से उसकी राजधानी बनवासी को छीन लिया। इसने राजधानी बतापी को सुंदर मंदिरों और भवनों से सजाया, इसीलिए उसे वातापी का प्रथम निर्माता कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है हम सबको। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प 1 है राजराज प्रथम, विकल्प 2 है नृपतुंग वर्मन, विकल्प 3 है कर्क तृतीय, विकल्प 4 है अपराजित वर्मन। अंतिम शासक, देखिए अंतिम शासक तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण शासक दिया है, वह है अपराजित वर्मन। आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये भी देखेंगे जो पल्लव वंश को समाप्त करके कौन सी वंश की स्थापना वहां पर होती है। कांची के पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अपराजित वर्मन। 885 ईस्वी के लगभग उसने गंग नरेश पृथ्वीपति चोल नरेश आदित्य प्रथम
ये नाम याद रखिएगा। आदित्य प्रथम की सहायता से पांड्य शासक बरगुण द्वितीय को पुरम्बिमम के युद्ध में पराजित किया। अब आइए 903 ईस्वी में उसके मित्र चोल नरेश शहीद थे। आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या करके तोंड मंडल पर अधिकार कर लिया। समझ गए? किसने किया था? आदित्य प्रथम ने। पल्लव शासक नंदीवर्मन चतुर्थ और कंप वर्मा चोलों से अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयास करते रहे परंतु असफल रहे। अंततः पल्लव राज्य पर चोलों का स्थायी अधिकार हो गया। अब कभी पूछेगा जो पल्लव की सत्ता समाप्त होती थी, किसकी सत्ता वहां शुरू होती है? तो चोलों की होती है, क्योंकि आदित्य वर्मा ने जो है अंतिम महत्वपूर्ण चोल शासक अपराजित वर्मा या अपराजित वर्मन की हत्या करके तोंडमंडल पर अधिकार कर लिया था। समझ गए? अब आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पल्लव वंश का जो प्रथम शासक था सिंह वर्मा था, लेकिन पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी को माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है पल्लव वंश की स्थापना किसने की ना? तो सिंह विष्णु। उसने अवन सिंह की उपाधि धारण की। कसाकुड़ी दानपद से पता चलता है सिंह विष्णु ने चोल, मलय, कलव्र, मालव, पांड्य और सिंघल के राजा तथा केरल के युद्ध में पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। चोल मंडल पर अधिकार करते उसने अपने राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत किया। उसकी सत्ता तमिल प्रदेश में पूरी तरह स्थापित हो गई। मामल्लपुर में उसने आदि बराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। इसको याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है आदि बराह गुहा मंदिर ना, आदि बराह मंदिर किसने करवाया था? इसको सिंह विष्णु ने। और किरातार्जुनीयम का रचयिता थे प्रसिद्ध लेखक कवि भारवी, उसके दरबार में रहते थे। यहां से दो प्रश्न है। किरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? भारवी ने की थी। किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के। समझ में आया? हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? पल्लव अंतिम शासक और पल्लव का संस्थापक ना, अवन सिंह की उपाधि देखी, और ये देखा आदि बराह मंदिर देखा, भारव किरातार्जुनीयम के रचयिता कवि भारव के बारे में समझा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 55। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? नंबर 1 है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, नंबर 2 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट विकल्प 2 है, विकल्प 3 है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, विकल्प 4 है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब समझिए क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी आईसी ना को जो है व्यापार का एकाधिकार था। पूर्व के साथ या भारत के साथ अगर व्यापार करेगा तो कौन करेगा? आईसी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी ना। अब इसको क्या किया गया? जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो सभी इंग्लैंड वासियों को, सभी नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद था। अपवाद क्या था? अपवाद समझिए क्या था? अपवाद पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। अपवाद ये था कि चाय का व्यापार अभी भी केवल कंपनी करेगी और चीन देश के साथ व्यापार अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। समझ गए? क्योंकि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अत्यधिक लाभप्रद व्यापार था। लेकिन बाद में 1833 का जब चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा चाय और चीन पर, चाय पर एवं चीन देश के साथ जो व्यापार का एकाधिकार कंपनी का था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो अब प्रश्न था व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार को खत्म किया गया, नागरिकों को दिया गया। हालांकि दो अपवाद थे, बाद में 1833 के एक्ट द्वारा उस अपवाद को भी खत्म कर दिया गया ना। आगे चलें। क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ना? अकबर हैं और ये हैं जो विदेशी यात्री, यूरोपीय यात्री आए थे वो उनके समय। अकबर ना,
तो अकबर लिखा विलियम हॉकिंस, ये किसके समय आए थे? जहांगीर के समय आए थे। जहांगीर लिखा है, राल्फ फिंच लिखा है, ये अकबर के समय आए थे। अकबर के समय आए थे राल्फ फिंच, और विलियम फिंच आए थे, विलियम फिंच आए थे जहांगीर के समय। ये लिखा है टॉमस रो, शाहजहां, टॉमस रो आए थे जहांगीर के समय ना। ये लिखा औरंगजेब और मनुची, निकोलस मनुची, निकोलस मनुची आए थे 1556 में, और ये रहे हैं, आए तो शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय रहे हैं। उत्तराधिकार के युद्ध का इन्होंने वर्णन किया है, प्रत्यक्ष वर्णन की आंखों देखा वर्णन किया है। तो इसमें यही विकल्प सही है 4, औरंगजेब और निकोलस मनुची। आइए हम लोग तेजी से शार्ट में ये देख लेते हैं, अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय कौन कौन से यूरोपीय यात्री भारत में आए थे, उनका नाम देख लेते हैं रिवीजन के लिए। विदेशी यात्री को थॉमस स्टीवंस 1579 ईस्वी में मुगल काल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, 40 वर्ष गोवा में रहा, दीर्घ काल तक रहने वाला, थॉमस स्टीवंस। राल्फ फिच 1888 से 91 में अकबर के समय में आगरा में फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी। वह महारानी एलिजाबेथ का पत्र जो अकबर को संबोधित था को लेकर आया था। जॉन मिल्डन हॉल 1599-1606 में 2 बार अकबर के दरबार में आया था। मोनसराट पुर्तगाली पादरी फादर एक्वावीवा के साथ 1578 में आए थे। अब आइए जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम फिच 1608 में, विलियम एडवर्ड 1615 में, कैप्टन निकोलस डाउनस्टन 1516 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर गुजरात में आया था, उतरा था। निकोलस बिथिंगटन 1614 ईस्वी में, टॉमस रो एडवर्ड टेरी 1615 ईस्वी में, फ्रांसिस्को पेलसार्ट 1620 ईस्वी में डच गुमास्ता थे, डच थे। पिएत्रो देलावले इटली का तीर्थयात्री था, 1622 में सूरत में आया था। शाहजहां औरंगजेब के समय पीटर मुंडी आया था 1628 से 34 में, इटली निवासी। मानडेस्लो जर्मन का यात्री था, 1638 में आया था। ट्रेवेर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे, 6 बार पूर्व की यात्रा की, जिसमें से 5 यात्राएं वो शाहजहां औरंगजेब के काल में की। पेशे का जौहरी था, परीक्षा में पूछा जा चुका है। बर्नियर 1656 ईस्वी में फ्रांसीसी चिकित्सक था। निकोलस मनुची 1656 में बेनी से इटली का था, ये पूछा कहाँ का है यात्री, उत्तराधिकार युद्ध का विवरण देता है। समझ गए? कठिन लग रहा है? 2-3 बार देखिएगा, सरल हो जाएगा, याद करना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? नंबर 1 बौद्ध धर्म, नंबर 2 जैन धर्म, नंबर 3 पौराणिक धर्म, नंबर 4 यवनों का धर्म। तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचलन था। शासकों ने परम भागवत की उपाधियां धारण की ना। ये जो है कौन सा धर्म है? वैष्णव ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म है। इसी को पौराणिक धर्म भी कहते हैं। इसलिए विकल्प 3 प्रश्न 57 का विकल्प 3 सही है। आइए इसको देख लेते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, नया प्रयोग है जो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में पौराणिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव धर्मानुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों पर सहिष्णु थे। फलतः अन्य धर्मों का विकास क्रम चलता रहा। गुप्तकालीन धार्मिक विशेषताएं अधोलिखित है। वैष्णव धर्म का अत्यधिक विकास हुआ। इसका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रसार हुआ। पूजा के लिए हिंदू मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। हिंदू मंदिरों का पूजा के लिए निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है, समझिएगा।
इस काल में अवतारवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। वैष्णव और शैव धर्म में समन्वयवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गया। अर्धनारीश्वर गंगा यमुना हरिहर की मूर्तियां बनी। अर्धनारीश्वर की, गंगा यमुना की, हरिहर की मूर्तियां इस काल में बनी। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति के रूप में आराधना प्रारंभ हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के रूप में आराधना इसी समय प्रारंभ हुई थी। गुप्त राजाओं ने अपने सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ के अंकन के साथ साथ वैष्णव धर्म संबंधित अन्य प्रतीकों शंख चक्र पदम गदा लक्ष्मी आदि का अंकन कराया, जो उनके वैष्णव मतानुयायी होने की पुष्टि करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय व अन्य शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि गुप्त काल में पौराणिक धर्म का विकास अत्यधिक हुआ ना। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर है 58 है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? विकल्प 1 है 1905 ईस्वी में, 2 है 1901 ईस्वी में, 3 है 1910 ईस्वी में, 4 है 1915 ईस्वी में। बताइए। 1901 ईस्वी में थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसका काम था कि रेलवे का मैनेजमेंट और उसका जो है संचालन कैसे हो, इन सब के बारे में सिफारिश करने के लिए बनी। और इस थॉमस रॉबर्टसन की समिति ने रेलवे बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की। समझ रहे हैं। फिर जो है 1905 में गवर्नर जनरल कौन थे? करजन ने रेलवे बोर्ड का औपचारिक गठन किया। अब देखिए इसमें विकल्प दोनों दिए हैं, 1901 भी दिया है, 1905 में दिया है। तो 1901 में सिफारिश हुई थी कि रेलवे बोर्ड का गठन किया जाए, लेकिन गठन कब हुआ है? 1905 में। इसलिए विकल्प नंबर 1 1905 सही है। आइए देखते हैं। 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन की समिति ने रेलवे के प्रबंधन और सेवाओं पर एक रिपोर्ट दी जिसमें रेलवे बोर्ड के गठन की सिफारिश की गई थी। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने 1905 में इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए रेलवे बोर्ड की औपचारिक स्थापना की। यह भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है और रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को रिपोर्ट देता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। समझ गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? नंबर 1 फतेहपुर सीकरी में, नंबर 2 सासाराम में, नंबर 3 आगरा में, नंबर 4 दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में है सासाराम। सोन नदी के तट पर है। एक कृत्रिम झील में चबूतरे पर बना है। इसकी योजना अष्टकोणीय है। इसकी तुलना ताजमहल से भी की जाती है। इसका प्रारंभ तो शेर शाह ने किया था और इसको पूरा कराया था उसके पुत्र उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने करवाया था। अबीवाल खां जो हैं इसके वास्तुकार थे। तो इसमें विकल्प 2 सासाराम सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है टीजीटी में ही। इसके लिए करना क्या होगा? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर का जो टीजीटी प्लेलिस्ट है वर्ष 2003 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। वहाँ पर जो है शेर शाह सूरी के मकबरे और उनके अन्य निर्माण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर है 60 है,
जोधाबाई का महल स्थित है? विकल्प 1 फतेहपुर सीकरी में, 2 है दिल्ली में, 3 है अजमेर में, 4 है पानीपत में। अकबर ने बहुत से निर्माण कराए थे सीकरी में। जब बाद में उन्होंने गुजरात की विजय की तो सीकरी का नाम रख दिया फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी के जो निर्माण थे उसमें एक निर्माण है जोधाबाई का महल, इसलिए विकल्प 1 फतेहपुर सीकरी सही है। आइए देखते हैं, जोधाबाई का महल अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवन में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भवन है फतेहपुर सीकरी में जितने भवन बनाए हैं। इस भवन से तत्कालीन स्थापत्य शैली का विकसित रूप का परिचय होता है। यह आयताकार भवन है। इसके कमरों को ऋतुओं के अनुसार ठंडा और गर्म करने की व्यवस्था है। फतेहपुर सीकरी के अन्य स्थापत्य को समझिए, हो सकता है कभी पूछ ले। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा। पंचमहल एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया है, कहाँ पर है? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, ये तो पूछा ही गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बीरबल की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, खास महल, नौ महल, अनूप तालाब, हाथी पोल। समझ गए? ये सब कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इसको आप लोग समझे रहिएगा। जैसे इस परीक्षा में जोधाबाई का महल पूछ लिया, उसी तरह से एक परीक्षा में पंचमहल पूछ लिया, नौ महल पूछ लेगा ना, अनूप तालाब पूछ लेगा, बुलंद दरवाजा पूछ ही चुका है, ये महत्वपूर्ण है। ये सब रचनाएं, ये सब जो निर्माण हुआ था 1572 से 1580 के बीच में अकबर द्वारा करवाया गया था। अब हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी अकबर की? विकल्प 1, विकल्प 2 हुमायूं की, विकल्प 2 बाबर की, विकल्प 3 शेरशाह की। ये हमीदा बानो बेगम हैं कौन? हमीदा बानो बेगम जो है ये हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी। और जब हुमायूं निर्वासन में था, चौसा के युद्ध के बाद जब वो निर्वासन में था, तो 1541 में इन्होंने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। समझ रहे हैं? और इन्हीं से जो है अकबर का जन्म भी हुआ था। किससे? हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम की जो उपाधि है वो है मरियम मकानी। समझ गए? मरियम मकानी इनकी उपाधि है। एक किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हुमायूं की अन्य कौन सी पत्नियां थी उनको भी देख लेते हैं। बेगा बेगम हुमायूं की पहली पत्नी थी। इन्होंने हज यात्रा की थी, इसीलिए इन्होंने हाजी बेगम भी कहते हैं। यही हाजी बेगम थी ना। दूसरा, हमीदा बानो बेगम दूसरी पत्नी, हिंदाल के गुरु शेख अली अकबर की पुत्री, 1541 विवाह किया। अकबर की माता थी, मरियम मकानी इनकी उपाधि थी। 1604 में इनकी मृत्यु होने पर अकबर और उनके दरबारियों ने सिर मुड़वाया था हिंदू परंपरा के हिसाब से। माह चूचक बेगम हुमायूं की पत्नी थी। अबू माली द्वारा इनको मार दिया गया था। अबू माली जो है अकबर के इनके हुमायूं के परम मित्र थे, अकबर के समय में भी थे। हुमायूं उनको फर्जंद कहता था, उसके बावजूद उन्होंने माह चूचक बेगम हत्या की थी। चांद बीबी और साद बीबी नामक हुमायूं की 2 स्त्रियां थीं जो चौसा के युद्ध में मारी गई थी। समझ गए? हुमायूं की पत्नियों के बारे में ये वर्णन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विकल्प 1 विक्रमशिला, 2 है तक्षशिला, 3 है मगध, 4 है नालंदा। इसमें नालंदा को दिया था। इन्होंने 100 गांव की ना आय प्रदान की थी ताकि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका खर्च चल सके। और ये जो बिहार था ये महायान शाखा से संबंध था। आइए इसको देखते हैं।
हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय इसका खर्च चलाने के लिए प्रदान किया। 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र था। अब है इसकी स्थापना किसने किया था? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। कब किया था? यह है 427 में। इस बिहार की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 427 ईस्वी में किया था। यह महाविहार बिहार के पटना जिले में राजगृह से 8 मील दूर आधुनिक बड़गांव के पास है। ये भी जानते रहिए क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजगृह के पास में बड़गांव है, वहां पर है। प्रश्न है 63, अकबरनामा का लेखक कौन था? विकल्प 1 है अब्दुल रहीम, 2 है अबुल फजल, 3 है रस खान, नंबर 4 है बाबर। तो अकबरनामा का लेखक हैं अबुल फजल अल्लामी। इनको पूरा नाम है अबुल फजल अल्लामी। इन्होंने फारसी में लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में है। इसका जो तीसरा भाग है इसको कहते हैं आईन-ए अकबरी। ये भी पूछा जाता है आईन अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल या अबुल फजल अल्लामी इसने की है ना। और ये जो है आईन अकबरी के भी 5 खंड हैं, ठीक है। अबुल फजल जो है उनके जो धर्म बनाया था दीन इलाही ना, तो उसके जो है क्या थे? पुरोहित थे। अकबर के दीन इलाही के पुरोहित थे। अकबर जो है इनसे बड़ा स्नेह रखता था। 1604 ईस्वी में जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी ओरछा के वीर सिंह बुंदेला से। वीर सिंह बुंदेला ने इनका सर काट करके सलीम के पास भेज दिया था। इससे अकबर बहुत क्रुद्ध हुआ, लेकिन बाद में क्योंकि सलीम से अत्यधिक प्रेम करता था इसलिए जो है इनको सलीम को माफ़ कर दिया था अकबर ने। तो अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकबरनामा का क्वेश्चन आपके टीजीटी में रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये कब है? 2004 की जो निरस्त परीक्षा थी उसका जो पहली क्लास कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 में अकबरनामा के बारे में उसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया और क्या क्या वर्णन है वो सब विस्तार से उसमें बताया गया है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, देखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने जो है टीजीटी यूपी टीजीटी वर्ष 2000 का जो सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत इतिहास था आज उसको पूरा कर लिया है। आगे हम लोग जो है 2011 के प्रश्न पर चलेंगे। और चूँकि हम लोग जो है क्रम से चल रहे हैं, कोशिश हो रही है कि प्रत्येक प्रश्नों के ऑथेंटिक आंसर आपको प्रदान किए जाए। साथ में उनके साथ में जो नए प्रश्न बन रहे हैं आप इसको भी अच्छे से करके जाइए। आपको 95% क्वेश्चन आपको यहीं से जुड़ते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि टीजीटी और पीजीटी में सरलतम क्वेश्चन बनाने का प्रचलन रहा है और एक क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो आप लोग उसको देखिएगा। आप लोगों को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप लोग गवर्नमेंट स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए और अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।